नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हमारा चल रहा था राजनीति विज्ञान। क्लास नंबर 21 आज रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों, पंचायती राज के आज की इस क्लास के अंदर हम कब से भारत में शुरुआत हुई और वर्तमान में राजस्थान का क्या परिदृश्य है। वैसे अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो राजस्थान परिदृश्य से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ज्यादातर जो जानकारी लेकर आया हूं मैं राजस्थान के बारे में ही लेकर आया हूं, इसलिए ध्यान से आप अंत तक मेरे साथ देखते रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा इतिहास विषय पेपर फेस्ट के लिए कंप्लीट हो चुका है, जिसकी सभी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इस राजनीति विज्ञान की बाकी की क्लासें 1 से 20 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में, शुरू करते हैं। भारत में इतिहास के अंदर देखें तो भारत में कब से पंचायती राज की जो बातें हैं वो हुई और कब यहां पर पंचायती राज लगा। दोस्तों, तो देखिए मित्रों, पंचायती राज की व्यवस्था प्राचीन चोल साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम दिखाई देती है। यानी बात कर रहे हैं हम चोल साम्राज्य, वहां के समय जब चोलों का यहां पर शासन था भारत में, उस समय भी पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो दिखाई देती है मित्रों, जिसमें गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा गया है। चोल साम्राज्य के समय ग्राम का मुखिया होता था, उसको ग्रामीणी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण व्यवस्था अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया, यानी ग्रामीण व्यवस्था है उसको मौर्य साम्राज्य के अंदर भी अत्यधिक महत्व दिया गया। वर्तमान स्थानीय शासन जैसा अवलोकन मौर्य साम्राज्य में दिखाई देता, जैसा वर्तमान में हम देख रहे हैं ना, ऐसा का ऐसा ही लगभग मिलता जुलता ही मौर्य साम्राज्य में पंचायती राज का परफॉर्मा था। दोस्तों, आगे देखिए, मध्यकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय शासन का पतन देखा जाता है। यानी मुगल साम्राज्य के अंदर जो स्थानीय शासन है उसका पतन सा मिलता है मित्रों, लेकिन यहां भी ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करने के लिए नंबरदार और पटेल का पद सृजित किया गया है। तो देखिए, चोल साम्राज्य के अंतर्गत आपको स्थानीय शासन मिलेगा, मौर्य साम्राज्य में आपको स्थानीय शासन मिलेगा, लेकिन मुगल साम्राज्य में नॉर्मल सा थोड़ा सा स्थानीय शासन मिलेगा। बाकी यहां पर जो स्थानीय शासन था उसका पतन था, और यहां पर जो ग्रामीण व्यवस्था को संचालित करता था उसको क्या कहते हैं, नंबरदार या पटेल कहा जाता था। आगे चलिए मित्रों, आधुनिक अंग्रेज साम्राज्य में 1882 के अंतर्गत तत्कालीन भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपिन के द्वारा स्थानीय शासन के विकास हेतु नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो अंग्रेजों का जब भारत में शासन हुआ तो 1882 की बात है, भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड रिपिन। उन्होंने जो स्थानीय शासन है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय शासन के लिए कुछ नियम है वो बनाए। दोस्तों, तो कुछ नियम अगर बने स्थानीय शासन, इसका मतलब कुछ हाई स्तर पर उस समय स्थानीय शासन रहा, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका पहला क्वेश्चन यहां से, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है मित्रों, याद रखना पहला क्वेश्चन आपका। आगे चलिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी अवधारणा के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन को उन्नत करने का प्रावधान वर्णित किया गया है। अनुच्छेद जो 40 है उसके अंदर आपको जो हमारा स्थानीय शासन है उसके बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्तियां प्रदान करने हेतु स्वायत्त कार्य करने का प्रावधान है। यह हमारे जो संविधान है अनुच्छेद 40 है उसका, उसके अंदर ग्राम पंचायत है, इसके गठन, उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन है, लेकिन देश में इसको लागू नहीं हो पाया। अब ये कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, उसके बारे में देखते हैं मित्रों। आगे चलिए, कुछ नोट लगाकर महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। देखिए मित्रों एक एक चीज को। पहला नोट है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंचायती राज को जड़ से लोकतंत्र की संज्ञा दी। अगर पंचायती राज यानी जड़, नीम, जड़ यानी अगर पौधा है तो जड़ मजबूत है तो पौधा ही है, उसी प्रकार पंचायती राज है वो लोकतंत्र की क्या है, जड़ है। इसको मजबूत किया जाए, लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाए। तो लोकतंत्र में पंचायती राज को जड़ की संज्ञा किसने दी थी,
जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दूसरा नोट देखिए आप, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी। पंचायती राज लोकतांत्रिक है, इसके विकेंद्रीकरण की संज्ञा दे रहे हैं महात्मा गांधी दोस्तों, जिसे बाद में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा भी कहा गया। जो महात्मा गांधी ने पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी, इसी को ग्राम स्वराज की अवधारणा बाद में कहा गया दोस्तों। तीसरा नोट देखिए, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के विकास का कार्यकाल कहलाता है। स्थानीय शासन के विकास का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कहलाता है। इसी स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। इसीलिए यहां पे थोड़ा सा छूट गया, इसीलिए स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किनको कहा गया मित्रों? जवाहरलाल नेहरू को। दो क्वेश्चन हो गया, पहला स्थानीय शासन का जनक जो लॉर्ड रिपन है उनको, दूसरा स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा गया जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों। तीसरा नोट देखिए, इंदिरा गांधी का कार्यकाल पंचायती राज के अवरोधन का कार्यकाल कहलाता है। मतलब इंदिरा गांधी ने पंचायती राज को वो शक्तियां नहीं दी, वो कार्य नहीं दिए जिससे पंचायती राज आगे बढ़ सके, यानी दबाने का काम किया, रोकने का काम किया पंचायती राज को इंदिरा गांधी ने। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट नोट देखिए, राजीव गांधी के नोट है हमारा, राजीव गांधी का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किनका कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है? राजीव गांधी का काल, क्योंकि इन्होंने पंचायती राज के विकास हेतु संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया। 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया जो राज्यसभा से पारित नहीं हो सका, इसलिए कानून का निर्माण नहीं हुआ। राजीव गांधी जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहते थे, इन्होंने कानून में संशोधन किया और अधिनियम बनाया, लेकिन लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में अटक गया। इस वजह से क्या हुआ मित्रों, जो राजीव गांधी है वो संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। अब देखिए मित्रों, यहां से एक एक चीज इंपॉर्टेंट बनेगी। भारत में स्वतंत्रता के बाद अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया? यह इसलिए कि इसको ही आगे पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा जाए। लेकिन देखना, जो अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, ये क्या नहीं कर पाया, यहां पे सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। कारण क्या था? क्योंकि इस कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी वो प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई, जो जनता के साथ उचित सामान्य से नहीं बैठा पाए, और ये असफल हो गया दोस्तों। इस वजह से जो अधिकारियों को, अगर उन्होंने जो है प्रशासनिक अधिकारी है उनको, जो हमारा ये कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दे दी, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जनता के साथ उचित सामंजस्य से नहीं बैठा पाए और कार्यक्रम हो गया फेल दोस्तों। अब मित्रों, जब ये कार्यक्रम फेल हो गया है तो इस कार्यक्रम की जांच के लिए जनवरी 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए हुआ है? कार्यक्रम असफल हुआ तो असफलता का कारण पता करने के लिए, जिसने अपनी सिफारिशें नवंबर 1957 में प्रदान की। बलवंत राय मेहता की समिति थी जिसने अपनी सिफारिशें दे दी नवंबर 1957 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इन सिफारिशों को लगभग अपना लिया, जो निम्न प्रकार थी। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने जो सिफारिशें दी 1957 में, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने उनको अपना लिया, और जो सिफारिशें अपनाई है वो क्या क्या सिफारिशें हैं, अब एक एक सिफारिश देख लेते हैं। पहली थी त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया जाए। त्रिस्तरीय में ग्रामीण स्तर है वहां पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया जाए। दूसरी सिफारिश देखिए,
पंचायत समिति या खंड स्तर को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सबसे अधिक अगर आपको जो मजबूती देनी है या महत्व देना है तो वो किसको दीजिए? पंचायत समिति को दीजिए, पंचायत समिति को। और राजनीतिक दलों की भागीदारी जो हमारे ये है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, यहां पर जो राजनीतिक दल है उनकी भागीदारी कम की जाए, यानी भागीदारी सीमित हो दोस्तों। अब दोस्तों ये आ गया प्रावधान। तो इन्हीं प्रावधानों के बाद और इसी बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उनके आधार पर पंचायती राज लागू किया गया। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी क्षेत्र से, बगदरी गांव है नागौर के पास ही पड़ता है दोस्तों, जो नागौर मुख्यालय, जिला मुख्यालय उसके पास ही है बगदरी गांव, वहां से उस समय तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया के साथ सुबह 11 बजे दीप जलाकर शुभारंभ किया। तो यहां से पंचायती राज हमारे यहां पर क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। तो देखिए 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 का दिन, जगह है दोस्तों आपकी राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव। आए कौन है इसको शुभारंभ करने के लिए? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ है राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और 2 अक्टूबर 1959 को सुबह 11 बजे दीप जलाकर पंचायती राज का शुभारंभ किया था दोस्तों। अब देखिए राजस्थान वह पहला राज्य था जो संपूर्ण क्षेत्र में पंचायती राज लागू किया गया। जैसे ही यहां पे नागौर में लगा तो पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज लागू कर दिया गया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जो पंचायती राज लागू किया। अब देखिए 2 अक्टूबर को राजस्थान में, और राजस्थान से 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को कहां लग गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा राज्य जहां पर पंचायती राज लगा, क्योंकि जल्द ही वहां पर लग गया था कुछ ही दिनों बाद में। आगे चलिए मित्रों, यहां पर पंचायती राज लागू हो गया है, यह चल रहा है पंचायती राज। अब धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ा, उसके बाद संवैधानिक दर्जा मिला, फिर हम पढ़ेंगे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद, इनके बारे में एक एक के बारे में। तो आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद पंचायती राज अपेक्षित गतिशील नहीं रह सका, क्योंकि नेहरू है वो पंचायती राज को जड़ मानते थे। क्या मानते थे? जड़, लोकतंत्र की जड़ मानते थे, इसलिए वो इसको विकसित रूप देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये पंचायती राज है, इसकी गति कम हो जाती है। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं किया गया। जो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई पंचायती राज के बारे में, वो इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया, जिसने अपनी सिफारिश 1978 में दी। जो अशोक मेहता समिति बनी थी, इसने 1978 में जो अपनी रिपोर्ट दी, अपनी सिफारिश दी है, उसके अंदर उन्होंने नया प्रावधान कर दिया। यह देखिए प्रावधान, द्विस्तरीय पंचायती राज लागू किया जाए, मंडल पंचायत और जिला परिषद। जो त्रिस्तरीय था ना हमारा, इसको 2 स्तर बनाया जाए। दूसरा देखिए, संविधान में एक नया भाग बनाकर पंचायती राज की अलग से व्यवस्था की जाए, यानी संवैधानिक दर्जा, अलग भाग बनाकर संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया जाए। ग्राम सभा की स्थापना किया जाए और उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाए। ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है मित्रों, अब से जुड़िए। इतनी देर जब, यानी 1978 तक हम पढ़ रहे हैं, 1959 से लेकर 1978 तक, तब तक ग्राम सभा नहीं है। ये जो अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी उसमें ग्राम सभा आई है। अब ये ग्राम सभा वर्तमान में चलती है, इसके बारे में हम आगे देखते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये लागू नहीं हो पाई, तो 1988-89 पीके थुंगन समिति, यह समिति बनाई गई थी पंचायती राज के लिए। इस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजीव गांधी ने 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित करवाया, लेकिन राज्यसभा में विधेयक उलझ गया, क्योंकि राज्यों को पर्याप्त अधिकार ऐच्छिक विषयों पर देने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है, ये वापस उलझ गया। तो यहां पे संवैधानिक दर्जा लोकसभा से ही मिला है।
1990 में बनाई गई हरलाल खर्रा समिति ग्रामीण पेयजल, महिला आरक्षण, नियमित चुनाव और पर्याप्त वित्त पंचायती राज, जो पंचायती राज है उसको उपलब्ध करवाया जाए। यह किसने कहा? 1990 की हरलाल खर्रा समिति ने यह कहा। आगे चलिए मित्रों, इनके बाद बात आती है 1991 की। यहां से संवैधानिक दर्जा मिलेगा। देखिए 1991 में नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया। जो नाथूराम मिर्धा है ये कहां से सांसद चुनकर जाते थे? नागौर से, राजस्थान के नागौर से। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? राजस्थान के संदर्भ में हमें पंचायती राज देखना है। तो याद रखना 1991 में जो नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1991 में संसद की पंचायती राज में सुधार के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए। यह क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? 1992 में, जिसकी सिफारिशों के आधार पर। तो जो नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी संयुक्त समिति संसद की, इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1992 के अंदर 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित करवाया गया। तो यहां पे देखिए 73वां पंचायती राज, 74वां नगरीय प्रशासन के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे नगरीय प्रशासन। आज हम सिर्फ है ना जो हमारा ग्रामीण पंचायती राज है उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहां पे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो विधेयक संसद से पास हो गया है और 17 राज्यों के अनुमति प्राप्त करता हुआ यह विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास पहुंचा। लोकसभा, राज्यसभा 17 राज्यों ने इस पर सहमति दे दी। तो कहां गया? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने भी क्या कर दिए? इस पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहां से मिल गई है संवैधानिक अधिनियम के तहत जो है अब जो पंचायती राज है वो नियमों के अंदर आ गया है दोस्तों। एक अधिनियम बना दिया गया पंचायती राज को। अब आगे चलिए दोस्तों, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया है वो कौन से भाग में? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भाग 9 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को इतने भागों में बांटा गया है। अनुसूची 11 और कुल जो इसमें विषय जोड़े गए, कार्य जोड़े गए, वो कितने जोड़े गए? 29 विषय इसके अंतर्गत पंचायती राज के अंतर्गत जोड़े गए। अब मित्रों यहां पे देखिए आप, हम देख रहे हैं अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक। तो इनमें से जो मुख्य अनुच्छेद है 243 ए, 243 बी, 243 सी, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा का प्रावधान। ग्राम सभा का प्रावधान दोस्तों 1978-79 के अंदर ग्राम सभा की बात आई थी अशोक मेहता समिति में। तो अब देखिए मित्रों यहां पर आ गई है ग्राम सभा। अब राजस्थान में ग्राम सभा की स्थापना कब की गई? जनवरी 1999 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय थे दोस्तों। तो ग्राम सभा की राजस्थान में स्थापना कब हुई है? जनवरी 1999 में। ग्राम सभा का पहला कार्य प्रारंभ हुआ 2000 से। कहां से? मुहाना जगह है सांगानेर में, वहां पर दोस्तों। इसके लिए कोरम या गणपूर्ति है वो है 1/10, यानी ग्राम सभा के जो सदस्य है उनका 1/10 सदस्य अगर उपस्थित है तो ही क्या है ग्राम सभा है वो मान्य होगी। अगर इनसे कम है तो एक बार के लिए इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन अगली बार जब बैठक होती है उसमें इससे कम आते हैं तो भी मान्य होती है। 1/10 से कम गणपूर्ति होती है तो भी मान्य होगी दूसरी बार में। राजस्थान के अंदर जो ग्राम सभा है इसकी 6 बैठकें हैं। पहले तो 4 ही बैठकें थी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। लेकिन मित्रों बाद में 8 मार्च और 14 नवंबर इनको बाद में जोड़ दिया गया 2009 से। तो इन दोनों को कब से जोड़ा गया है? 2009 से जोड़ा गया है। याद रखना आपको, पहले ये 4 ही बैठकें थी कि 4 ही बैठकें होगी। तो अभी वर्तमान में ग्राम सभा की राजस्थान में 6 बैठकें, अनिवार्य बैठकें हैं। 1 वर्ष में 2 न्यूनतम बैठक होना जरूरी है।
कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन 2 बैठक होना तो अनिवार्य है और 6 बैठकें हैं जो एक ग्राम सभा को अपनानी ही होगी दोस्तों। अब बात कर ले यहां पे ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों की। तो गांव के लिए नियमों का निर्माण करना, गांव जो ग्राम सभा है उसके तहत जो गांव है वहां पर जो नियम है वो बनाना दोस्तों। यहां पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्राम विधानसभा की संज्ञा दी गई। ग्राम विधानसभा किसको कहा गया, किसको कहा गया, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को ग्राम विधानसभा की संज्ञा दी गई, क्योंकि विधानसभा राज्य के लिए कानून और नियम बनाती है, तो ग्राम सभा अपने गांव के लिए नियम और कानून बनाती है, इसलिए ग्राम विधानसभा की इसको संज्ञा दी गई। यह था अनुच्छेद 243 ए। आगे चलते हैं अनुच्छेद 243 बी में। देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का इसमें प्रावधान है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 243 बी है जिसके अंदर जो हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है उसका प्रावधान है, और इसी के अंदर 243 बी के अंदर ही आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का संपूर्ण वर्णन मिलेगा। कौन यहाँ का जो सरपंच कैसे बनते हैं, प्रधान कैसे बनते हैं, जिला प्रमुख कैसे बनते हैं। लेकिन ये हम क्या है कि अलग से इनको एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए अंत में देखेंगे। आगे चलिए 243 सी में, तो गठन का प्रावधान। देखिए मित्रों, यदि किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्य स्तर की आवश्यकता नहीं है गठन का, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति है, जिला परिषद है, इनका गठन कैसे होता है ये हमारा साथ में रहेगा। ये तो मैं अनुच्छेदों के बारे में बता रहा हूं इसलिए ये चीजें दे रहा हूं, बाकी हम आगे चार्ट से देख लेंगे इनको। दूसरी बात ये नोट लगा कर कि 20 लाख से कम आबादी है किसी राज्य की, तो वहां पर मध्य स्तर यानी पंचायत समिति है, इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं है दोस्तों। आगे चले नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 डी। इसमें दिया गया आरक्षण का प्रावधान। देखिए, महिलाओं को न्यूनतम 33% व अधिकतम 50% इसके द्वारा आरक्षण पंचायती राज में दिया जा सकता है। एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। जनसंख्या अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में अगर एससी एसटी की संख्या ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा, बिल्कुल ही नहीं है तो वहां पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी को राज्य सरकार के नियमों अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। जो ओबीसी वर्ग है उसको राज्य सरकार के आदेश के अनुसार या नियम के अनुसार क्या दिया जाएगा, आरक्षण। राजस्थान में 33% से 50% किया गया, किसको, महिला आरक्षण को। महिला आरक्षण को 33 से 50 किया गया 27 अगस्त 2009 में। लेकिन पुनः 2012 में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा वापस 33% कर दिया गया। तो वर्तमान में राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायती राज में 33% ही है। 2009 से 2012 तक यह 50% था दोस्तों। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पर जो महिला आरक्षण है वो 50% है दोस्तों। यह था हमारा अनुच्छेद 243 डी। बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई की। तो इसमें कार्यकाल की बात की गई है। तो कोई सा भी स्तर हो वहां पर प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक यानी 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। आगे चले नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 एफ, पंचायती राज के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या है। पहली है, राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत नागरिक हो। राज्य सरकार के जो नियम है उनके अंतर्गत जो नागरिक चुनाव लड़ना चाहता है पंचायती राज का, वो पंजीकृत होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिक कितनी भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम 21 होनी चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह मृत्यु भोज के आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज के आचरण मतलब कहीं पर भी वो मृत्यु भोज में भाग लेता हुआ नहीं पकड़ा जाना चाहिए, या अपने घर पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए। उस पर राज्य सरकार के बैंकों का या बिजली का कोई भुगतान बकाया ना हो। राज्य सरकारी जो बैंक है या बिजली का जो बिल है उसका भुगतान बाकी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अनैतिक आचरण का दोषी ना हो। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण वाला केस उस पर नहीं होना चाहिए। और उसके घर गेट युक्त शौचालय हो, उसके घर पर गेट युक्त जो शौचालय है वो भी होना चाहिए। मित्रों 2009 के अंदर हमारे यहां पे क्या किया गया था,
जो पंचायती राज है इसके अंदर जो सरपंच का चुनाव है, प्रधान का चुनाव है या सदस्यों का चुनाव है, तो उनके अंतर्गत एक शैक्षणिक योग्यताएं जोड़ी गई थी क्लासों के अंदर, 8वीं 10वीं क्लासें, लेकिन 2015 में उसको समाप्त कर दिया गया। तो उस चीज को आपको पढ़ने पर गौर नहीं करना है। आगे चले, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 जी। ये किसके बारे में है? पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है। 243 जी जो अनुच्छेद है ये कहता है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने आप वहां पर अपने इलाके में अपनी जगह कर लगा सकती है। चुंगी कर है, सफाई कर है, ये कर लगा सकती है। आगे चले, नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 आई, ये वित्त आयोग का प्रावधान। जो वित्त आयोग है मित्रों, पंचायती राज संस्थाओं को बजट चाहिए और बजट कहां से आएगा? उसके लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अब देखिए वित्त आयोग, राजस्थान में जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1994 में और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1995 में। इसकी संरचना की बात करें तो एक इसमें अध्यक्ष होगा और अन्य इसमें सदस्य हैं। सदस्य राज्य सरकार तय करेगी कितने होंगे। इनकी नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र ये किसके द्वारा? राज्यपाल, यानी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, त्याग पत्र किनको देंगे? राज्यपाल को देंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति हटा सकता है, न्यायाधीशों की तरह। जिस प्रकार हमने न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा है ना, उस प्रकार राष्ट्रपति इनको भी हटा सकता है। और अगर जांच चल रही है, लेकिन जांच अवधि के दौरान निलंबन कौन कर सकता है? राज्यपाल। जांच पूरी होने पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन निलंबन कौन करेगा? निलंबन उस समय भी हो सकता है जब जांच इनकी चल रही हो, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो। जांच चलते समय भी इनका निलंबन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे के गोपाल। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। के गोपाल प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब राज्य वित्त आयोग का कार्य देखिए क्या है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करना। राज्य स्थानीय शासन की संस्थाएं जैसे पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इन संस्थाओं को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिलाने की सिफारिश करता है हमारा वित्त आयोग। आगे चले नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 जे। देखिए मित्रों, स्थानीय शासन की संस्थाएं अपने लेखा परीक्षाओं का परीक्षण करने का अधिकार रखती है। लेखा परीक्षाओं का परीक्षण है ना, उसका अधिकार दिया गया है स्थानीय शासन को। अब देखिए इसमें राजस्थान सरकार ने यह अधिकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रदान किया है, मतलब वो ही यह कार्य संभालता है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 243 के, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में इसकी स्थापना हुई है राजस्थान में। तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में? 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग है मित्रों। ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके चुनाव से रिलेटेड है। इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं या नगरीय शासन के जो चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। इसकी राजस्थान में जो स्थापना हुई है वो हुई है 1994 में। संरचना की बात करें तो ये एक सदस्य ही आयोग है, यानी एक सदस्य का आयोग होता है। नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, आयु जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, इनमें से जो पहले होगी उतना कार्यकाल रहेगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त हमारे यहां पे बनाए गए थे अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा। यह तो है हमारे प्रथम और यह है हमारे वर्तमान वाले। आज वर्तमान में यह है दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सीधा इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपके। प्रथम अमर सिंह राठौड़, वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि इनका चुनाव भी करवाना है। तो चुनाव कैसे हो उसके लिए प्रावधान किया गया। आगे चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अनुच्छेद है मित्रों हमारा अनुच्छेद 243 ओ। पंचायती राज से जुड़े हुए परिसीमन तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान पंचायती राज की अधिसूचना के बाद उच्च न्यायालय में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, यह कहता है अनुच्छेद 243 ओ दोस्तों। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, 1996, 2009, 2015,
यानी राजस्थान में जो पंचायती राज को लेकर जो अधिनियम बने हैं वो है 4/1994, 96, 2009, 2015। समझे मित्रों, यह हो गया हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो जिस प्रकार आई, कैसे लगी, कौन कौन से अधिनियम बने, कौन कौन से अनुच्छेदों में हैं, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन मेन बात तो यह है ना, अभी हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम चलते हैं ग्राम पंचायत की ओर। ग्राम पंचायत आपके सामने। ग्राम पंचायत जो अगर हम बात करें, पंचायत जो हमारी ये पंचायत व्यवस्था है, इसमें सबसे निम्नतम स्तर का है। ग्रामीण शासन का सबसे निम्नतर शासन है वो है ग्राम पंचायत। वर्तमान की बात करूं मित्रों, ये समय समय पर जो ग्राम पंचायतें बढ़ती रहती है, लेकिन वर्तमान के अंदर 11,341 राजस्थान में कुल पंचायतें हैं दोस्तों। राजनीतिक पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पर राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं सरपंच, उप सरपंच, पंच। अब मित्रों एक चीज समझ लेना, यहां से बहुत सारे साथी पहली बार आए हैं तैयारी के लिए, तो यहां पे यह है गांव की जनता, यह है गांव की जनता, और ये दो हो गए खड़े, यह है दो खड़े सरपंच के चुनाव के लिए। यह जनता इनको वोट देगी, तो इनमें से क्या बनेगा, एक बनेगा सरपंच, यह बन गया सरपंच। तो सरपंच यहां से क्या है आपका, प्रत्यक्ष जीत रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सरपंच बन रहा है, प्रत्यक्ष के द्वारा बन रहा है ना, जनता चुन रही है। इसी प्रकार सरपंच की तरह ही जो ग्राम पंचायत है वहां पर वार्ड बनाए गए, हर वार्ड में से ये हमारा एक वार्ड हो गया, ये हमारा दूसरा वार्ड हो गया, ये वार्ड है हमारे, ये जो वार्ड के जो क्या है नागरिक है, ये वार्ड, इनमें से ये है नागरिक, दो नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पे दो लड़ रहे हैं, इनमें से एक को ये वोट देंगे दोनों को, और एक इनमें से जीतेगा और वार्ड पंच बनेगा। तो सरपंच निर्वाचन की बात कर रहा हूं मैं, पंच और सरपंच ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। और मित्रों जो उप सरपंच होता है, उप सरपंच, इसको जो पंच और सरपंच, जो ग्राम पंचायत के अंदर पंच है और जिसका सरपंच बना है ग्राम पंचायत का, ये सभी मिलकर जो है, इनमें से ही ये सभी मिलेंगे, पंच और सरपंच मिलेंगे, तो पंचों में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा, उप सरपंच बनाया जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष यानी उप सरपंच अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि जनता इसको सीधे नहीं चुन रही है, इसको तो पंच और सरपंच मिलकर किसी एक पंच को चुन रहे, और पंच और सरपंचों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है दोस्तों। ये हो गया इनका निर्वाचन। आगे चलिए, जनसंख्या की बात की जाए तो 3,000 पर न्यूनतम 9 पंच होंगे। अगर ग्राम पंचायत है उसकी आबादी 3,000 है तो वहां पर 9 पंच होंगे, 9 वार्ड बनाए जाएंगे। प्रति 1,000 की वर्दी पर 2 अतिरिक्त पंच। 3,000 पर तो है 9, और अगर यहां पर आबादी हो जाती है 4,000 तो यहां पर कितने बन जाएंगे, 11 वार्ड बन जाएंगे, 11 पंच बन जाएंगे। अगर 5,000 हो जाती है तो 2 और जोड़ दो, 13 पंच यहां पर हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे शपथ कौन दिलाता है, पीठासीन अधिकारी। जो पीठासीन अधिकारी होता है, चुनाव संपन्न करवाता है, वही इनको शपथ दिलवाता है। बैठकों की बात की जाए तो 1 महीने के अंदर 2 बैठकें ग्राम पंचायत की होनी जरूरी है, और वर्ष में 24 बैठकें होनी जरूरी है। ये याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आसानी से याद हो जाएगी। और वैसे नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू में दे ही रहा हूं। आगे देखिए मित्रों, अब बात करते हैं यहां पे सरपंच है, पंच है या फिर उप सरपंच है, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सभी बीडीओ को देते हैं, विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को नहीं, खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगर आप है जो आप पंच का, सरपंच का या पंच वर्ग के आप उप सरपंच बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिक कितनी हो सकती है, 21 से कम है तो आप इनका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोरम या गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है ग्राम पंचायत की। और प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। अब बहुत सारे साथी है, उनका यह रहेगा सुझाव कि सर आपने ये तो जानकारी दे दी, लेकिन यहां पर मित्रों अगर आपको यह दी जाए कि अगर सरपंच को आप हटाना चाहते हैं या आप अपने वार्ड से किसी को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। सरपंच को हटाना चाहते हैं, अविश्वास की बात हो रही है, तो उसके लिए 1/3 सदस्यों का पहले प्रस्ताव होना चाहिए, फिर वो
जो मीटिंग होती है वहां पर 1/3 सदस्यों का प्रस्ताव है, अगर वो 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास हो जाए तो उसी दिन से सरपंच अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा दोस्तों। आगे चले, और यही प्रावधान तीनों के लिए लागू रहेगा। बात करते हैं पंचायत समिति की, जो मध्य स्तर माना जाता है ग्रामीण स्वशासन का। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 352 पंचायत समितियां हैं मित्रों। 2019 के अंदर जो नई बनी है उनका रिकॉर्ड इसके साथ है मित्रों। पंचायत समिति स्तर पर राजनीतिक पदाधिकारी कौन होता है? प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। अब मित्रों यहां से देखना आप, वहां पर हमने ग्राम पंचायत पे सरपंच और पंच, सरपंच और पंच ये तो क्या हो रहे थे? प्रत्यक्ष, और उप सरपंच ही अप्रत्यक्ष था। लेकिन यहां पर आपके प्रधान और उप प्रधान ये दोनों अप्रत्यक्ष है। प्रधान उप प्रधान तो दोनों अप्रत्यक्ष है, और जो पंचायत समिति सदस्य है ये प्रत्यक्ष है। मतलब पंचायत समिति सदस्य जो चुनकर जाते हैं उनमें से ही किसी एक को क्या बनाया जाता है? प्रधान। वहां पर वोटिंग होती है और प्रधान बनाया जाता है, फिर वहीं उनमें से ही किसी एक को बनाया जाता है उप प्रधान। दोस्तों जनसंख्या की बात की जाए तो 1 लाख पर 15 सदस्य होंगे, यानी कि अगर 15 लाख है, सॉरी आपकी अगर 1 लाख की आबादी है तो कितने सदस्य? 15। कितने सदस्य होंगे? 15। लेकिन अगर 1,15,000 हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं? 1,15,000 आबादी हो जाती है तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 17 सदस्य, यानी 17 सदस्य वहां पर वार्ड बना दिए जाएंगे। तो 1 लाख तक की आबादी है पंचायत समिति की तो वहां पर 15 सदस्य बनाए जाएंगे। अगर 1,15,000 यानी 15 प्रति 15,000 पर वृद्धि कितनी होगी? 2 अतिरिक्त सदस्यों की होगी। प्रधान है, उप प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य, इनको शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ इनको शपथ दिलाता है, खंड विकास अधिकारी। बैठ के 1 माह में 1 बार, यानी 1 महीने की 1 बैठक तो 12 महीनों की 12 बैठक, मतलब वर्ष के अंदर 12 बैठक। ग्राम पंचायत में 1 महीने में 2 बैठक थी और वर्ष में 24 बैठक थी। यहां पर 1 महीने में 1 बैठक है तो वर्ष में कितनी हो गई? 12। त्यागपत्र, प्रधान तो त्यागपत्र देगा जिला प्रमुख को। प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। और जो सदस्य और उप प्रधान है ये देंगे प्रधान को। याद रखना मित्रों, याद रखना, इस्तीफे की बात हो रही है तो पंच, सरपंच, उप सरपंच वाला हमने देखा था वो देते हैं खंड विकास बीडीओ को। और जो आपके हैं यहां पे प्रधान, प्रधान किसको देगा? प्रधान जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देगा। और सदस्य हैं या उप प्रधान है ये अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसको देंगे? प्रधान को देंगे। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, न्यूनतम आयु यानी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो तो आप सदस्य का चुनाव लड़कर प्रधान या उप प्रधान बन सकते हैं। कोरम या गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से मानी जाएगी पंचायत समिति की। और प्रशासनिक अधिकारी यहां पे कौन होता है? बीडीओ, खंड विकास अधिकारी। दोस्तों यह था हमारा पंचायत समिति। इसके बाद चलते हैं मित्रों जिला परिषद की ओर, जो ग्रामीण स्वशासन का शीर्ष स्तर होता है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 33 जिला परिषद है। दोस्तों अब देखिए यहां पर राजनीतिक पदाधिकारी कौन है? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। यहां पर चुनाव होगा जिला परिषद सदस्यों का और ये फिर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का निर्वाचन करेंगे। दोस्तों तो देखिए निर्वाचन जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का सदस्यों से होता है तो ये क्या हो गए? अप्रत्यक्ष। और सदस्य क्या है? प्रत्यक्ष, क्योंकि जिला परिषद सदस्य उनको जनता खुद चुनती है। जनसंख्या की बात की जाए तो 4 लाख पर 17 सदस्य, 4 लाख पर 17 सदस्य होंगे। 4 लाख आबादी है तो सदस्य कितने होंगे? 17 होंगे। समझे? प्रति 1 लाख की वृद्धि पर 2 अतिरिक्त सदस्य। अगर आपके 5 लाख 1 लाख की बढ़ोतरी हो गई है तो आपके सदस्य कितने हो जाएंगे? 19, यानी 2 की 1 लाख की जनसंख्या की बढ़ोतरी पर 2 सदस्य अतिरिक्त बनाए जाएंगे। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, इनको शपथ दिलाता है जिला कलेक्टर। तो याद रखना जिला परिषद में तीनों जो राजनीतिक पदाधिकारी है इनको शपथ कौन दिला रहा है? जिला कलेक्टर। बैठ के कितनी होनी चाहिए? 3 माह में 1 बार, 3 महीने में 1 बार तो 12 महीने में कितनी बार? 4 बार, वर्ष में
4 बार, 3 महीने में 1 बार और वर्ष में 4 बैठकें होनी जरूरी है दोस्तों। आगे देखिए, और यहां से एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा या अपना त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। यह इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, जिला प्रमुख अपना जो इस्तीफा अपना त्याग पत्र है वो देगा संभागीय आयुक्त को। सदस्य और उप जिला प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र या अपना इस्तीफा वो देंगे जिला प्रमुख को दोस्तों। अगर यहां पर बात की जाए जिला परिषद पर आयु की, तो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए जिससे आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़कर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख बन सकते हैं। कोरम और गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से की जाएगी। और जिला परिषद में प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर होता है दोस्तों। तो यह था हमारी पंचायती राज में ग्रामीण स्वशासन या ग्रामीण पंचायती राज। जो नगरीय शासन है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बड़ी क्लास हो रही थी इसलिए आज इतना ही लेकर आया मैं। कैसी लगी आपको ये क्लास जल्दी से कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।